तो चैप्टर 6 में अपन देखेंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स मीन्स अपन पैसे कलेक्ट करते हैं और प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है उस पैसे को। ठीक है, अपन इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, पहला होता है टाइप ऑफ कलेक्टिव फंड में पहला होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल, प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। दैट पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं सिक्योरिटी, स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अदर असेट्स में। ठीक है, और जो ये पूल फंड यानी कि जो कलेक्टेड फंड है उसको मैनेज किए किसके द्वारा किया जाता है? एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स के द्वारा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन फंड ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल, प्रीवेलिंग मार्केट कंडीशन। ठीक है, म्यूचुअल फंड अलाउ इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, म्यूचुअल फंड से अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को टू पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग एक्सपर्टीज। आप डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदते हैं। ठीक है, ऑफरिंग अ इफिशिएंट वे टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाई एसेट। इन्वेस्टर परचेज यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड विच रिप्रेजेंट देयर शेयर इन पूल्ड असेट्स। ओके, और द वैल्यू ऑफ दिस यूनिट इज डिटरमाइंड बाय NAV, नेट असेट वैल्यू। ठीक है, विच इज कैलकुलेटेड डेली बेस्ड ऑन फंड मार्केट परफॉर्मेंस। तो रोल ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए क्या रोल है? पहला तो वेल्थ क्रिएट करता है, बिल्ट वेल्थ, मैनेज रिस्क, अचीव फाइनेंशियल गोल, और प्रोफेशनली मैनेज होता है, टैक्स बेनिफिट होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। ठीक है, और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, और जो भी फंड अपन सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के अनुसार। ठीक है, इन्वेस्टर कैन ग्रो इफेक्टिवली देयर वेल्थ ओवर द टाइम, यानी इसमें आपको टाइमली अच्छा वेल्थ क्रिएट करके मिलता है। ठीक है, तो पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, म्यूचुअल फंड से क्या फायदा है कि अपन अपना जो पोर्टफोलियो है यानी कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि इन्वेस्ट होता है मल्टीपल सिक्योरिटीज में, मल्टीपल असेट्स में। म्यूचुअल फंड आपका पोर्टफोलियो रिस्क को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, इवन सम असेट्स परफॉर्म पुअरली, अदर में परफॉर्म वेल। कुछ असेट्स खराब करते हैं, मान लीजिए अगर आपने डाइवर्सिफाई किया है, तो कुछ बहुत अच्छा करते हैं और ओवरऑल रिटर्न आपको बहुत ओवरऑल रिटर्न बैलेंस मिलता है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इज डिफिकल्ट टू अचीव फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर विथ लिमिटेड कैपिटल। जैसे अपन डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने लिए डाइवर्सिफिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। फिर होता है प्रोफेशनली मैनेज फंड, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर जो मार्केट को एनालाइज करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को एनालाइज करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को, वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होता है, एक्सपीरियंस क्वालिफाइड यानी कि बहुत पढ़े हुए, यानी जो CFA लेवल के, CA, और जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, फिर म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप बहुत ही कम अमाउंट यानी 500 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अफोर्डेबल है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, इस ऑप्शन से क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर हाई वैल्यू सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर लिक्विडिटी होती है, म्यूचुअल फंड हाईली लिक्विड होता है, अलाउ करता है अपने इन्वेस्टर्स को कि कभी भी आप अपने NAV को रिडीम कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्लोज एंडेड फंड। यस। Sir, extremely sorry to interrupt you.
सर, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। अच्छा, ये इसका रिकॉर्डिंग हाँ, मिल जाएगा थोड़ा केवल ये सर, एक मिनट बस। हाँ हाँ। हाँ, बस ये एक थोड़ा सा, एक रफली मुझे थोड़ा सा बता दो। ये म्यूचुअल फंड के बारे में बात हो रहा है। म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं? म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैनेज फंड को कौन करता है, और इसका जो रोल है ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर्स मीन्स, एज अ इन्वेस्टर अगर अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे अपने को कितनी हेल्प मिलती है, जैसे कि प्रोफेशनल मैनेज होता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, डाइवर्सिफाइड होता है। ठीक है। और बहुत ही कम पैसे में अपन म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्या रहता है कि मिनिमम 500। ठीक है। और उसमें अपने को ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है, बहुत से म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है। उसी के बारे में बात हो रहा है। तो पहला इसका है डाइवर्सिफिकेशन। जो म्यूचुअल फंड होता है वो वेल डाइवर्सिफाइड होता है। ठीक है। अपन उसमें मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं। म्यूचुअल फंड अपने को हेल्प करता है पोर्टफोलियो रिस्क से रिड्यूस करता है, क्योंकि एज अ म्यूचुअल फंड वो केवल एक ही स्टॉक में या एक असेट में इन्वेस्ट नहीं किए रहते हैं, मल्टीपल असेट्स में किए रहते हैं। फिर जो म्यूचुअल फंड है उसको कोई नॉर्मल इंसान मैनेज नहीं करता है, प्रोफेशनली जो बहुत क्वालिफाइड लोग रहते हैं वो उसे मैनेज करते हैं। ठीक है। फिर इसका एसेसिबिलिटी क्या है कि 500 रुपये मंथ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहो तो 500 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट करके हाई वैल्यू सिक्योरिटीज में भी इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, हाईली लिक्विड होता है। और आप इसको किसी भी टाइम में इसको रिडीम कर सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड में आप रिडीम जब उसका टाइम खत्म होता है तब कर सकते हैं। ओपन एंडेड में क्या होता है, कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं। क्लोज एंडेड में जब उसका मैच्योरिटी होता है तब आप उसको रिडीम कर सकते हो। ठीक है। और लिक्विडिटी में जैसे फिक्स डिपॉजिट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इन्वेस्टर विथ इजी एक्सेस टू देयर मनी। और एग्जिट लोड भी कम होता है, या तो केवल जैसे क्लोज एंडेड स्कीम बस में होता है। ठीक है। फिर टैक्स इफिशिएंसी भी होती है। बहुत सारे जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, ईएलएसएस, वो उसके तहत आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और जो लॉन्ग टर्म टैक्स गेन भी होता है, एलटीसीजी जिसको बोलते हैं, फॉर इक्विटी फंड आर टैक्स फेवरेबली मेकिंग देम अट्रैक्टिव फॉर वेल्थ क्रिएशन, यानी अपने को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लगता है। ठीक है, मैक्सिमम। और अगर अपन ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। पहला होता है इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड में भी, जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। ठीक है। डेब्ट फंड जिसमें आपको स्टेबल इनकम और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। फिर हाइब्रिड फंड होता है, जिसमें आपको ग्रोथ भी अच्छा मिलता है, स्टेबिलिटी भी रहता है। इंडेक्स फंड या ईटीएफ किसके लिए होता है? फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग। ठीक है। ये म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत डेटा, यानी कि एक शॉर्टकट में इन्होंने लिखा है, इससे ज्यादा शायद एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। जो इन्वेस्टर यानी कि इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है। इन्वेस्टर रिसीव रेगुलर रिपोर्ट, डिस्क्लोजर, एनओवी अपडेट। ठीक है, जिससे वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। फिर होता है म्यूचुअल फंड का इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स, पूलिंग मनी फ्रॉम न्यूमरस इन्वेस्टर है, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे अपन कलेक्ट करते हैं, जिससे अपने को कॉस्ट बहुत कम लगता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और इफिशिएंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट अलाउ फंड मैनेजर टू निगोशिएट बेटर डील, यानी कि अपन
छोटा छोटा पैसा कलेक्ट करके बहुत बड़ा, यानी कि अगर ऐसा फंड मैनेजर देखे तो हमारे पास बहुत बड़ा पैसा होता है, जिससे अपन बहुत अच्छी डील कर सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर को भी जो कॉस्ट लगता है वो कम लगता है। ठीक है। और जो एक्सपेंस रेशो रहता है वो भी लोअर होता है उसमें, कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सेम म्यूचुअल फंड की तरह होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें क्या करते हैं, ये भी एक ट्रस्ट की तरह काम करता है। इसमें जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो है, इसमें जो कलेक्ट अपन पैसे कलेक्ट करते हैं, वो एक्सपोजर होता है इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट असेट्स में। ठीक है। इसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को रीट्स भी बोलते हैं, REITS। जो पैसे कलेक्ट करता है मल्टीपल इन्वेस्टर से और इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट में, सच एस ऑफिस स्पेस, मॉल, वेयर हाउस और होटल, जिससे अपने को रेंटल इनकम जनरेट होती है। ठीक है। इस ट्रस्ट में क्या होता है कि जितना भी मैक्सिमम जो आपको पोर्शन जो अर्निंग का होता है, ऐसा डिविडेंड आपको यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है। और रेट्स को रेगुलेट कौन करता है, सेबी, अंडर सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ट्रस्ट होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होते हैं और अच्छी लिक्विडिटी भी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसका फायदा क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं रियल एस्टेट मार्केट में विदाउट नीडिंग लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्टेबल इनकम होती है क्योंकि इसमें रेंटल इंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको टाइमली मिलता है। लिक्विडिटी भी इसमें अच्छी होती है। ठीक है। रेगुलेशन भी अच्छा होता है। इन्फ्लेशन हेज क्यों मिलता है, क्योंकि रियल एस्टेट का जो प्राइस है एप्रिसिएट ओवर द टाइम, अच्छे यानी कि टाइमली अच्छा एप्रिसिएट होता है और प्रोटेक्ट करता है आपको इन्फ्लेशन से। ठीक है। तो ये इसके फायदे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर सेम जैसे अपन ने रियल एस्टेट का देखा, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये भी सेबी का जो रेगुलेशन है 2014, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। ये भी लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इसका जो सबसे ज्यादा जो पैसा है, पूल मनी जो होता है, वो कहाँ पे जाता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, सच एज रोड, हाईवे, पावर ट्रांसमिशन लाइंस और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये होता है मैक्सिमम जो इसका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। इसके भी फायदे क्या है, स्टेबल इनकम, या आपको हमेशा जो टोल कलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रेवेन्यू मिलते हैं, उससे आपको अच्छी इनकम प्रोवाइड होती है। सेकंड, डाइवर्सिफाइड होता है, लिक्विडिटी भी होता है इसमें। सेम लोअर रिस्क और रेगुलेशन होता है, रिस्क लो होता है इसमें क्योंकि सेबी ने इसको रेगुलेट किया रहता है। ठीक है। इसमें भी इन्फ्लेशन है और कैपिटल ग्रोथ मिलती है आपको। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये जितना अपन ने देखा, बहुत इजी, बहुत ही आसान से क्वेश्चन इन चैप्टर से आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। नहीं सर, ओके। ओके है ना। फिर होता है अल्टरनेटिव, ओके। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। ये भी कलेक्ट करते हैं कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करते हैं नॉन ट्रेडिशनल असेट्स क्लास में, सच एज प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड, रियल एस्टेट, डिस्ट्रेस्ड असेट्स एंड स्ट्रक्चर डेट। तो ये सब नॉन ट्रेडिशनल असेट्स क्लास में करते हैं ना। इनका टारगेट कौन होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉन ट्रेडिशनल होता है। ठीक है। ऐसे फंड्स जो रिस्क जिसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है। और इसमें नॉर्मल जैसे इक्विटी या डेब्ट मार्केट, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है।
तो पहला होता है डाइवर्सिफाई बियॉन्ड ट्रेडिशनल असेट। एआईएफ प्रोवाइड एक्सपोजर टू प्राइवेट मार्केट, स्टार्टअप, डिस्ट्रेस असेट एंड अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। ठीक है, तो प्राइवेट मार्केट, स्टार्टअप, डिस्ट्रेस असेट का मतलब होता है कि जो कंपनी बहुत समय से खराब परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन अगर ये रिकवर कर ले अब, तो हो सकता है हमको ज्यादा और अच्छा रिटर्न मिले, तो उसको डिस्ट्रेस असेट बोलते हैं। ठीक है, हायर रिटर्न पोटेंशियल, जैसे म्यूचुअल, अनलाइक म्यूचुअल फंड, एआईएफ क्या करता है, ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। और एआईएफ को भी कौन मैनेज करता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। ठीक है, फिर होता है स्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट, आपको डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर कैन चूज फंड बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट, टाइम हॉरिजन एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन। तो आपके ऊपर है कि आपका टाइम हॉरिजन क्या है, आपको रिटर्न कितना चाहिए, रिस्क एपेटाइट, उसके अनुसार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में अब इसमें लीगल स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं अपन। तो पहला होता है म्यूचुअल फंड, इसमें कौन कौन होते हैं, म्यूचुअल फंड ऑपरेट एज अ ट्रस्ट, ट्रस्ट की तरह काम करता है। तो पहला होता है स्पॉन्सर, जो स्टेबलाइज करता है म्यूचुअल फंड को और कंट्रीब्यूट करते हैं इनिशियल कैपिटल को। ठीक है, फिर होता है ट्रस्ट और ट्रस्टी कंपनी, जो होल्ड करते हैं फंड असेट्स का, है ना, इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी इंश्योर कंप्लायंस विद द सेबी रेगुलेशन, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी कंपनी। ठीक है, फिर एएमसी होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए और फंड ऑपरेशन के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम है वो एएमसी देखता है। ठीक है, फिर कस्टोडियन होता है, जो होल्ड और सेफ गार्ड करता है सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द फंड। ठीक है, फिर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो हैंडल करते हैं इन्वेस्टर रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन एंड फंड यूनिट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बहुत इजी है। पहला होता है स्पॉन्सर, जो म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर या क्रिएट करते हैं। ट्रस्ट और ट्रस्टी, जो फंड होल्ड ओके कर, सर। ओके ओके ठीक है। फिर होता है रीट्स में क्या क्या होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं रीट्स को और होल्ड करते हैं मिनिमम स्टेक एज पर सेबी नॉर्म्स। फिर इसमें भी एक ट्रस्टी होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कंप्लायंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजर मैनेजमेंट एक्शन को। फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है जस्ट लाइक एएमसी, वो मैनेज करते हैं रिट्स के पोर्टफोलियो को और कौन से एसेट्स को एक्विजिशन और ऑपरेट करना है। फिर कस्टोडियन होते हैं, ठीक है, जो होल्ड करते हैं असेट्स और मैनेज करते हैं ट्रांजेक्शन को फॉर ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस। वैल्यूअर्स एक पॉइंट होता है जो वैल्यू इंडिपेंडेंटली वैल्यू करते हैं रियल एस्टेट असेट फॉर फेयर प्राइस। ठीक है, ये हो गया रिट्स का काम। सेम ऐसे ही होता है, ये होता है इनविट्स। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम इसमें भी स्पॉन्सर, ट्रस्टी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और कस्टोडियन होते हैं। कस्टोडियन का काम होता है जो भी हमारे असेट्स हैं उसको सेफ गार्ड करना। सेम ऐसे ही एआईएफ में भी स्पॉन्सर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं और कस्टोडियन होते हैं, जैसा अपन ने ऊपर देखा था, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, एक होता है लार्ज कैप, जिसमें बड़ी कंपनी जो टॉप 10 टॉप 50 कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में, जिसमें हाई ग्रोथ कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। फिर सेक्टोरल और थीमेटिक, मींस आईटी में, फार्मा में, जो उनको सही लगे। सेक्टोरल मींस आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, पावर, जो भी सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है। फिर ईएलएसएस होता है जो टैक्स सेविंग होता है, ठीक है, जिसमें 80C के तहत अपने को टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फिर डेप्ट म्यूचुअल फंड होता है जो लिक्विड फंड होता है, इसमें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होता है जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है कंपनीज बॉन्ड फॉर मॉडरेट रिटर्न, ठीक है। फिर होता है गिल्ड फंड, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बहुत इजी है। फिर होता है हाइब्रिड और बैलेंस फंड, जिसमें एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसमें हायर इक्विटी एलोकेशन होता है, कंजर्वेटिव में हायर डेप्ट एलोकेशन होता है, एग्रेसिव में इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन होता है और कंजर्वेटिव में डेप्ट में, ठीक है। फिर होते हैं पैसिव फंड, एक होता है इंडेक्स फंड, ठीक है, जिसमें अपन निफ्टी 50 जैसा बेंचमार्क सेट करते हैं, जिसमें अपन निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। फिर होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें अपन ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर होते हैं फैक्टर फंड्स, अब ये थोड़ा सा नया चीज है। फैक्टर फंड का क्या डेफिनेशन होता है? फैक्टर फंड आल्सो नोन एज स्मार्ट बीटा फंड फॉलो स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक सच एज वैल्यू, मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी टू कंस्ट्रक्ट portfolio stock selection and their weightage in portfolio based on mathematical rule, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। फैक्टर फंड्स जो होते हैं रूल बेस्ड होते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच होता है इसमें, जिसमें आपको स्पेसिफिक जो फैक्टर फंड होता है वो एक्टिव और पैसिव फंड के बीच का होता है, ठीक है, इन बिटवीन। इसमें जो रूल बेस्ड अप्रोच होता है वो पैसिव नेचर का होता है, वाइल द फ्रीक्वेंट सिस्टमेटिक सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, यानी कि आप ये सोचिए कि जिसमें आपको बेस्ट लगे वहां पे आपने ज्यादा वेटेज दे दिया, जिसमें आपको मोमेंटम दिख रहा है, जिसमें आपको वैल्यू और वोलेटिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो पहला होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम फैक्टर फंड क्या होता है? ट्रैक स्टॉक विद स्टॉक अपवर्ड प्राइस ट्रेंड, जिसमें अपने को अपवर्ड प्राइस ज्यादा दिख रहा है, एमिंग टू कैपिटलाइज और कंटिन्यू मोमेंटम, जिसमें अपने को मोमेंटम बहुत हाई दिख रहा है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है, जिसमें अपने को रिटर्न भी ज्यादा जनरेट हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, ठीक है, लाइक वोलेटिलिटी एंड मार्केट करेक्शन, ठीक है। फिर होता है लो वोलेटिलिटी फैक्टर फंड, ठीक है, जिसमें फ्लक्चुएशन स्टॉक प्राइस में ज्यादा नहीं होता है, इसमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म टाइम, ठीक है। अनलाइक मोमेंटम इन्वेस्टिंग दिस स्ट्रेटजी टारगेट लोअर रिस्क, इसमें रिस्क ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। वैल्यू फैक्टर में अपन क्या करते हैं? ऐसे स्टॉक को में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें पीई, पीबी, हायर डिविडेंड यील्ड, इस टाइप के जो रेशोज होते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है, जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो स्टॉक्स अपने को लेस एक्सपेंसिव लग रहे हैं, सस्ते लग रहे हैं, जिसमें अपने को समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, उसमें करते हैं, ठीक है। जैसे अपन क्या चेक करते हैं कि लो पीबी है, पीई मीन्स अर्निंग पर शेयर, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, हाई डिविडेंड यील्ड, ठीक है। फिर क्वालिटी फैक्टर फंड, जिसमें अपन फंड को इम्फेसाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से, लो डेप्थ, स्टेबल अर्निंग ग्रोथ से, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिटी, जिसमें अपन सम फंड कंबाइन मल्टीपल फैक्टर, कुछ में अल्फा, लो वोलेटिलिटी, डिविडेंड यील्ड, मोमेंटम, ये सब चीजें को कैलकुलेट करके अपन क्वालिटी फैक्टर फंड इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब होता है टाइप ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पहला होता है इक्विटी, जिसको मैनेज किया जाता है कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में और जनरेट करता है इनकम प्राइमरी थ्रू रेंट, यानी कि रेंट से अपने को ज्यादा इनकम जनरेट होगी, ठीक है। अब मॉर्गेज का क्या होता है कि इन्वेस्ट करते हैं अपन रियल एस्टेट लोन्स में, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में, और इसमें अपने को कहाँ से इनकम जनरेट होती है? जो अपने को लोन में इंटरेस्ट मिलता है वहां से अपने को इनकम जनरेट होती है। फिर होता है हाइब्रिड, जिसमें इक्विटी और मॉर्गेज दोनों का मिक्स होता है, जिसमें अपने को रेंटल भी मिलता है और इंटरेस्ट इनकम भी मिलता है, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक होता है पब्लिक, जो लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में, ओपन टू रिटेल और इंस्टीट्यूशन,
लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। फिर प्राइवेट इन होता है एक, ठीक है। प्राइवेट में क्या होता है, ये अनलिस्टेड होते हैं, प्राइवेटली प्लेस्ड होते हैं, केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग होते हैं, ठीक है। फिर होता है फुल फ्लेज इन्वेस्ट इन ऑपरेशनल रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट, लोअर रिस्क ड्यू टू स्टेबल कैश फ्लो फ्रॉम टोल, रेंटल और सर्विस चार्जेस। फुल फ्लेज डेवलपमेंटल होते हैं, जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट होता है अंडर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक आता है अल्टरनेटिव फंड्स के टाइप्स में। पहला होता है कैटेगरी वन। कैटेगरी वन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें अपन अर्ली स्टेज बिजनेस, सोशल वेंचर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे वेंचर कैपिटल फंड, जिसमें अपने को हायर ग्रोथ स्टार्टअप होता है, अर्ली स्टेज की कंपनी होती है, या तो बहुत अच्छा करेगी या तो फर्स्ट स्टेज में ही डूब जाएगी। फिर होता है एंजल फंड, ठीक है। एंजल फंड में क्या होता है, न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सोशल वेंचर एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी चीजों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ऑन ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अर्बन डेवलपमेंट। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, क्योंकि यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर होता है कैटेगरी टू। देश फंड क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर डेब्ट और डिस्ट्रेस असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स में अनलिस्टेड कंपनीज में लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फिर होता है डेब्ट फंड, ये इन्वेस्टमेंट होता है कॉर्पोरेट फंड, ठीक है। डिस्ट्रेस लोन, फंड ऑफ फंड। फिर थर्ड होता है इन्वेस्ट इन मल्टीपल एआईएफ इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट होल्डिंग एसेट्स, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरीज के होते हैं। थर्ड कैटेगरी होता है कैटेगरी थ्री। तो इसमें डेरिवेटिव, लीवरेज, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, ये सब। सर सॉरी टू आस्क, हाँ, ये 1 2 3 कैटेगरी मीन्स ना एएफ तीन टाइप में इन्वेस्ट करते हैं या तीन टाइप के एएफ होते हैं? तीन टाइप के कैटेगरी होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है और कैटेगरी भी होती है इसकी, तीन टाइप की। एएफ तीन कैटेगरी में अमाउंट अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसमें आपकी कैटेगरी दी गई है, यानी कि तीन टाइप की कैटेगरी। तो आप जिस कैटेगरी में चाहें उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, वो हमें डिसाइड करना होता कि हमें कौन से कैटेगरी हाँ में हाँ, इन्वेस्ट करना है। इसमें अपन म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज बता रहा हूँ, इसमें कम से कम मिनिमम 1 करोड़ रुपीज चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1 CR, हाँ आपने बताया था। अभी अभी ये म्यूचुअल जैसे फंड। म्यूचुअल इसमें 50 लाख, हाँ, सर म्यू- पीएमएस में 50 लाख होना चाहिए मिनिमम, और हाँ एएफ में 1 CR। हाँ, नहीं वो पीएमएस तो आप किसी का फंड को आप मैनेज कर रहे हैं, वो 50 लाख होता है। आप तो किसी का, हाँ, हाँ, लेकिन ये अलग चीज है। ये क्या है कि मिनिमम 1 करोड़ होता एएफ है। में हम लोग, है, सर एएफ में क्या होता है कि हम लोग किसी का अमाउंट लेके नहीं करते क्या? नहीं है, अमाउंट नहीं लेते ये। जो जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है ना, 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, हम्म। लेकिन यहाँ पे जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है, ओके। और ये हाईली रिस्की होता है ना। जो जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड और इक्विटी डेब्ट, ये सब में अपने को उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो वो एआईएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें ओके। रिस्क भी ज्यादा होता है और हो सकता है आपके पैसे डूब भी जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप, अर्ली स्टेज कंपनीज आप देख रहे होंगे, हम्म। अर्ली स्टेज की कंपनी हायर रिस्क असेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ओके। फिर कैटेगरी थ्री में क्या होता है, हेजिंग। अब देखिए यहाँ पे भी डेरिवेटिव यूज हो रहा है, शॉर्ट सेलिंग यूज हो रहा है, लिवरेज यूज हो रहा है। तो आप समझिए कि डेरिवेटिव में भी बहुत रिस्क होता है। यस, हाई डेफिनेटली। रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। हेज फंड, इसका यूज किस में होता है, यूज लॉन्ग टर्म, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज, ऑप्शन, आर्बिट्राज टू मैक्सिमाइज रिटर्न।
क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इन्वेस्ट बेस्ड ऑन एल्गोरिथमिक एंड डेटा ड्रिवन मॉडल। तो ये 3 कैटेगरीज के होते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है उसमें देखिए वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज कंपनी, एंजल फंड, इसमें भी स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप में, सोशल वेंचर्स जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, इसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, वो भी जो स्टार्टिंग स्टेज में है उसमें। फिर कैटेगरी 2 में किसमें कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर डेब्ट, डिस्ट्रेस एसेट्स, ठीक है, इन सब चीजों में तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है इसमें, बट रिटर्न भी अच्छा जनरेट हो सकता है अगर आपने